All right, in this video, we're going to cover a few aggregate operations of the character array. Uh, जैसा कि हमें पता है कि अगर आप कोई इंटीजर एरे को क्रिएट करते हो तो उसके ऊपर आपके पास जितने भी आपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप इसके ऊपर इनपुट लेना चाहते हो, तो इनपुट लेने के लिए आप इसको इंडेक्स बाय इंडेक्स या एलिमेंट बाय एलिमेंट आप इसको विजिट करोगे एंड देन यू विल बी एबल टू स्टोर स्टफ इसके अंदर। फॉर इंस्टेंस इस एरे के अंदर अगर आपने इनपुट लेनी है तो फिर आपको इसको कम्प्लीटली आइटरेट करना पड़ेगा और आइटरेट करने के बाद ही आप अपने पास हर एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई एक नंबर स्टोर कर सकते हो जो भी यूज़र ने दिया होगा, या फिर आप खुद भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो इसके अंदर भी आपको उस केस में भी यही करना पड़ेगा। हाउएवर जो कैरेक्टर अरेज है हमारे पास, उनका जो बिहेवियर है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिक अरे जो कि आपने पहले पढ़ी है। तो कैरेक्टर अरेज के अंदर आपके पास स्पेशल केस क्या आपके पास एग्जिस्ट करता है? वो स्पेशल केस आपके पास ये एग्जिस्ट करता है कि आप उसको इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू अगर आपने उसको इनिशियलाइज करना है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो कि आप एक कैरेक्टर दोगे, देन अनदर कैरेक्टर एंड देन अनदर कैरेक्टर। ठीक है, so this is how you can initialize a character array using an initializer list, but this sort of feels like a pain. अब इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच सी प्लस प्लस के अंदर दिया गया है ऐसे ही केसेस को टैकल करने के लिए। दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ दोज केसेस। वो है कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस हेलो स्टोर करना है अपने कैरेक्टर रे, यू आर डिक्लेयरिंग द कैरेक्टर रे एंड नाउ यू वांट टू स्टोर द वर्ड हेलो इन इट, तो इनिशियलाइजर लिस्ट में लिखना इज अ पेन। तो आप एक स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू उसको भी इनिशियलाइज कर सकते हो। उसका तरीका क्या है कि आप कोटेशन मार्क्स लगाओगे, नॉट सिंगल कोट्स बट डबल कोट्स, एंड देन यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे you can even include spaces यहाँ पे। तो what is going to happen in this case is I'll contrast this with an integer array जो कि आपको इस पे आई होप एक अच्छी ग्रिप होगी। तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप कॉमा सेपरेटेड नंबर्स उसको देते हो इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर, एंड व्हाट द कंपाइलर एसेंशियली डज इज कि हमारे पास कैरेक्टर array के केस के अंदर क्या होगा कि वो यहाँ पे देखिएगा कि 100 साइज की कैरेक्टर array है और यहाँ पे हमने कितने 4 एलिमेंट्स दिए हैं इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर। तो व्हाट इट डू इज के वो इनको गिनेगा, गिनने की जरूरत तो अभी हमारे केस के अंदर नहीं है। व्हाट इट विल डू इज कि जो सा वो इंडेक्स 0 पे पहला एलिमेंट जो हमने यहाँ पे दिया है इनिशियलाइजर लिस्ट में उसको प्लेस कर देगा। 2 वुड गो ऑन इंडेक्स 1, 3 वुड गो ऑन इंडेक्स 2, 4 वुड गो ऑन इंडेक्स 3, और वो बाकी तमाम जो इसके बाद में आगे एलिमेंट्स बचते हैं विच आर 96 इन आवर केस, उन तमाम को वो 0 से इनिशियलाइज कर देगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन कैरेक्टर अरेज। So what is going to happen here in, sorry, this is what happens in an integer array. So what is going to happen in the case of character arrays is कि यहाँ पे आपके पास HELLO स्पेस WORLD 11-12 लेटर्स आपके पास हैं। तो what it is going to do is कि जो सा सेम चीज़ है कि H is going to come on the first index, E is going to follow that, and then a double and then O then space। तो होगा क्या कि जितनी स्पेस आपके पास कैरेक्टर अरे के अंदर बच जाएगी, डेफिनेटली हमारे पास 100 साइज की कैरेक्टर अरे है तो हमने उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कम रखे हैं। तो इस केस के अंदर जीरोस नहीं उसके आगे आएंगे। यहाँ पे आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है सी प्लस प्लस के अंदर विच इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटर कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर्स और अ कैरेक्टर अरे। दिस इज वन कैरेक्टर, ये दिखने में तो दो कैरेक्टर से मिल के बन रहा है, लेकिन सिंस दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ये स्केप सीक्वेंस है, तो ये आपके पास एक बैक स्लैश से शुरू होता है और आगे जो सा वो कैरेक्टर है विच डिफाइंस कि इसका मतलब क्या है। दिस इज अ नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर फॉर द कैरेक्टर। ये क्या करेगा कि आपके पास वर्ल्ड में जो डी है वो आपके पास लास्ट एलिमेंट पोजिशन जहाँ भी जगह लेनी है वो लेगा, और उसके बाद में आगे तमाम जितने भी खाली जगह थी वहाँ सारी की सारी जगह पे /0 रख दिया जाएगा। दिस इज़ द ओनली केस जहाँ पे आपके पास /0 आगे रखा जा रहा है। /0 आगे क्यों रखा जा रहा है वो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे इंटीजर अरे को ख़त्म कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि हम और क्या क्या एग्रीगेट ऑपरेशन के ऊपर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक जनरल अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे साइज़ एक कांस्टेंट इंटीजर की फॉर्म में लिखने की जगह आप क्या करें, कांस्टेंट इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल करें और वहाँ पे जो है उसके साइज़ को अपने पास डिफाइन करें। यूजुअली जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं बाय कन्वेंशन उनका जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स के साथ रखा जाता है। आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से करें।
तो कन्वेंशन के थ्रू से कहीं पे भी आप वेरिएबल का नाम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी पढ़ेंगे जिस वेरिएबल का नाम कैप्स में लिखा होगा, तो दैट वुड मीन कि इसका जो ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। तो यू कैन यूज दैट हेयर इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया इनिशियलाइज। विल जस्ट सी के जो सा क्या हमारे पास ये एक्चुअल में इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। यस, इनिशियलाइज हुआ और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हो गया। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जब इंटीजर एरेज थी, इंटीजर एरेज के अंदर तो हमारे पास हमने अगर 100 साइज की एरे को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने कहीं पे उसमें इनपुट लिया, सम तरीके से हमने किसी तरीके से इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें इसको आउटपुट करवाना, आउटपुट करवाने के लिए भी आपको इसको इंडेक्स बाय इंडेक्स विजिट करना पड़ेगा एंड देन ही आप जो सा इसको सारी एरे को स्क्रीन के ऊपर में भी प्रिंट करा सकोगे। बट कैरेक्टर एरेज के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्रीगेट ऑपरेशन की सहूलत दी गई है डेवलपर्स को कि आपने पूरी स्ट्रिंग को, अपने पूरे कैरेक्टर अरे को जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग स्टोर किया, आपने पूरे को प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली इसे सी आउट लिख के सारे को प्रिंट कर सकते हैं। सारे के सारे को अगर आप प्रिंट करोगे तो सवाल ये है कि मैंने 100 कैरेक्टर्स की एरे बनाई है लेकिन 100 कैरेक्टर्स रखे नहीं है। प्रिंट इसने सिर्फ कितना किया, जितने वाला पार्ट जो है जहाँ तक डेटा मेरे पास पड़ा है उससे आगे उसने प्रिंट नहीं किया, कोई गार्बेज वैल्यूज मेरे पास कहीं पर नहीं दिखाई। अब इसका मतलब क्या है कि उसको पता है कि कहाँ पे हमारी एरे ख़त्म हो रही है, तो वो ऐसे नहीं चेक कर सकता कंपाइलर कि कहाँ पे डेटा इनिशियलाइज है, कैसे कहाँ पे अनइनिशियलाइज है, वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है कि वो नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को देखता है कि कहाँ पे जाकर मेरे पास नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर मिल रहा है, वहाँ तक मैंने डेटा को प्रिंट करना है। अगर मैं इसी सी आउट का इस्तेमाल किए बगैर मैं आपको दिखाऊँ कि सी आउट एक्चुअल में काम किस तरह से कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह से है, तो इट इज़ वर्किंग सॉर्ट ऑफ लाइक दिस कि हम एक एरे को आइटरेट करने के लिए लूप लिखते हैं और हम कंडीशन लगा देते हैं, लेट्स सी के एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू /0 आई प्लस प्लस, ठीक है। तो दो कंडीशंस हैं, या तो ये सी आउट काम किस तरह से करेगा, हम ये देख रहे हैं कि सी आउट ने या तो उसको नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर मिल जाता है या फिर उनसे आपका जो साइज़ है आप साइज़ तक पहुंच जाते हो, तो फिर आपके पास एंड कंडीशन आएगी आई इज़ लेस देन साइज एज वेल। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होल्ड करने चाहिए। या तो आपका नल नहीं मिला और पूरे आपने 100 कैरेक्टर्स रखे थे, सारे के सारे प्रिंट हो गए, या फिर क्या होगा कि आपके पास /0 मिल जाए तो फिर उसने प्रिंटिंग बंद कर देनी है। तो यहाँ पे हम उसको इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट करके देखते हैं, इस सी आउट को मिटाते हैं। अब आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू शो कि जो सा ये सी आउट बिहाइंड द सीन्स एक्चुअल में काम किस तरह से कर रहा है। वो इस कंडीशन के ऊपर काम करता है कि या तो साइज तक आपके पास आ जाए, नल टर्मिनेटर ना मिले, या फिर आपको नल टर्मिनेटर पहले मिल जाए तो फिर वो यहाँ पे जाके ब्रेक लगाते हैं। तो लेट्स सी के इफ दिस वर्क्स और नॉट। जस्ट इट इज वर्किंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये सी आउट वाला काम करता है। तो अब आपको सहूलियत दे दी गई कि ना कि आपको ये पूरी लूप लिखनी पड़े, तो आप कैरेक्टर अरेज के लिए क्या कर सकते हो, आप इसमें से डायरेक्टली सी आउट लिख के ये वाला काम कर सकते हो। अब इसमें जो अगली चीज़ है वो ये है कि अब हम लेट्स सी कि हम इनिशियलाइज नहीं करते, हम ए बना लेते हैं। हाँ, बाय द वे हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे साइज प्रोवाइड ना करें। तो इस केस के अंदर वो क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हियर। लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 6 साइज की एरे बनाएगा y6, क्योंकि उसको 5 कैरेक्टर्स के बाद आगे /0 भी वहाँ पे लिखना है। तो टोटल 6 साइज की आपके पास कैरेक्टर अरे इस केस के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू नो कि जो सा आप इनिशियलाइजर इसके अंदर दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू द इनिशियलाइजर लिस्ट, बट बिहेवियर में जो सा एक चीज़ सिमिलर है कि इट विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड देन उतने साइज की एरे बना देगा। लेकिन सर हम 100 साइज की एरे को ही अपने पास यहाँ पे रखते हैं, तो हम इसको इनिशियलाइज इस तरह से नहीं करते। अच्छा, वन मोर थिंग टू नोट कि दिस इज ओनली परमिसिबल वाइल डिक्लेयरिंग द एरे। लाइन नंबर 13 पे मैं एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यहीं पे ही ये इक्वल टू लिख के कोटेशन मार्क्स में डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज लेटर ऑन आई कैन नॉट
डू दिस इज नॉट परमिसिबल, यहाँ पे एरर आपके पास आएगा। ये वाली चीज़ आप हाउएवर नहीं कर सकते। इसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो आपके पास कैरेक्टर अरेज के लिए स्पेशल बनाए गए। उन फंक्शन को हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको फिलहाल स्किप कर रहे हैं। तो अब जो सेकंड एग्रीगेट ऑपरेशन है विच यू कैन डू इज के आप यहाँ पे कैरेक्टर अरे में डायरेक्टली सी लिख के पूरी अरे के अंदर आप इनपुट ले सकते हो। होगा क्या इस केस के अंदर, मैं यहाँ पे इस सी आउट को मिटाता हूँ। हम सी ले रहे हैं तो हम इसका बिहेवियर समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। What is going to happen in our case is कि it is going to ask for the input from the user which is me right now। तो मैं यहाँ पे hello लिखूंगा and now when I'm going to hit enter तो ये hello गया बफर के अंदर और वहाँ बफर से स्टोर हो गया कहाँ पे, एरे में, एरे 1 में मेरी। और उसने h पहले इंडेक्स पे रखा, इंडेक्स 0 पे, फिर e उसके बाद, l उसके बाद, दूसरा l उसके बाद, 0 उसके बाद, पहले 5 एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास हेलो आ गया। उसके बाद में उसने /0 सिर्फ एक लिखा। ठीक है, पहले इनिशियलाइजर लिस्ट में कितने थे, इनिशियलाइजर लिस्ट में आपको पता है कि जितना आपने डेटा दिया होता है उसके आगे सारों को 0 से रिप्लेस करता है इन द केस ऑफ इंटीजर्स या फिर न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर। इस केस के अंदर क्या होगा कि वो सबको /0 से नहीं करेगा, सिर्फ एक आगे नल टर्मिनेटर रख देगा /0। तो /0 आपके पास इस टाइम पे ओ के आगे है। अब थ्योरेटिकली हमारे पास जो एरे है उसके अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, h होगा, e होगा, l होगा, एक्सएल ओ /0 और इसके आगे हमारे पास जितने भी इंडेक्सेस हैं वहाँ सारों पे गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। दिस इज व्हाट इज आर इन आर एरे जब हमने यहाँ पे हेलो टाइप किया था। तो हम लेट्स सी कि आपका सी आउट कहाँ तक काम करता है। सी आउट का हमें पता है कि वो /0 तक चलेगा या फिर साइज तक चलेगा। तो अब हम एक काम करके देखते हैं कि हम उसके जो लॉजिक है ना उसको हम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इंडेक्स 0 पे होगा h, 1 पे होगा e, 2 पे होगा l, 3 पे होगा l, सॉरी यस 3 पे, देन 4 पे होगा o एंड देन 5 पे होगा /0। तो लेट्स सी कि अगर मैं 5 पे कुछ और स्टोर करता हूँ, एक और o स्टोर करता हूँ, तो दैट वुड मीन कि उसका जो सा नल टर्मिनेटर है जो उसने खुद रखा था एक निशानी के तौर पर कि मेरे पास एरे में डेटा यहाँ ख़त्म हो रहा है, जो कि उसको हेल्प कर रहा था कि यार यहाँ पे जाके /0 मिलता है ना जहाँ पे हो तो वहाँ पे जाके रोक देना। उसकी जगह मैंने ओ रख दिया खुद से, अब उसको मॉडिफाई कर दिया। अब उसकी जो उसने एक निशानी रखी थी क्योंकि मेरी कैरेक्टर रे है वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, तो उस निशानी को मैंने ओवरराइट कर दिया ना। लेट्स सी के जैसे अगर मैं हेलो इनपुट में देता हूँ तो यहाँ पे चूंकि मैंने /0 को ओवरराइट कर दिया, तो लेट्स सी मेरे पास इस लूप का बिहेवियर क्या होगा। सी डबल ओ आ गया और उसके आगे कोई गार्बेज वैल्यू हमारे पास आ रही है। गार्बेज वैल्यू सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक दिस। तो हम इस तरह से करते हैं कि ये तो मेरी लिखी हुई लूप है, हम सी आउट पे देखते हैं कि क्या सी आउट भी यही बिहेवियर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हम इसको फिलहाल कमेंट करते हैं एंड विल ट्राई टू रन आवर कोड एंड सी व्हाट हैपेंस। हेलो एंड यस, सी आउट भी उसी तरह से काम कर रहा है। तो एसेंशियली हो क्या रहा है कि वो जो उसने नल टर्मिनेटर लगाया था हमने उसको ओवरराइड कर दिया। अब थ्योरेटिकली मैं अगर यहाँ पे इस एल की जगह, तो फर्स्ट एल है जो कि आपके पास इंडेक्स 2 बनता है, उसकी जगह अगर मैं ओ लिख दूँ /0 और हेलो में इनपुट करूँ, तो हेलो में इनिशियली आपके पास एरे के अंदर तो ये आ जाएगा /0 और आगे सारे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो /0 है, ये /0 मेरे पास स्टोर मैं कर रहा हूँ कहाँ पे, इसकी जगह। इसकी जगह मैं करूँगा तो सी आउट ने कहाँ तक चलना है, या तो साइज कंप्लीट हो जाए या फिर क्या हो जाए /0 उसको मिल जाए। अब /0 पहले यहाँ पे था जो कि हमारे एक्चुअल स्ट्रिंग के एंड पे, लेकिन मैं /0 खुद से बाद में मॉडिफाई करके कहाँ रखवा रहा हूँ, यहाँ पे रखवा रहा हूँ। कीप दिस इन माइंड कि दिस इज स्टिल वन डायमेंशनल कैरेक्टर अरे, तो इसको भी आप इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हो। मैं इंडेक्स वाइज एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस करते हुए आप जो चीज़ करना चाहो आप वो चीज़ के अंदर कर सकते हो। तो खैर मैं /0 अब यहाँ पे प्लेस करवा रहा हूँ। तो अब हमारे आउटपुट के अंदर क्या होना चाहिए, दिस, जस्ट कॉपी इट नाउ आफ्टर दिस लाइन व्हाट वुड हैपन इज कि यहाँ पे /0 आ जाएगा। अब /0 आएगा तो सी आउट ने तो कहाँ तक चलना है, /0 तक चलना है। तो वो h प्रिंट करेगा, e प्रिंट करेगा, /0 देखेगा, वो बोलेगा अच्छा यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर रे का जो डेटा है वो सारा खत्म हो गया, उसके आगे कुछ भी नहीं है।
हालांकि आगे डेटा एक्चुअल में पड़ा हुआ है, लेकिन वो रुक क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें स्लैश जीरो तक चलना है। तो स्लैश जीरो मैंने यहाँ पे खुद से प्लेस कर दिया, यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे यहाँ पे मैंने स्लैश जीरो खुद से प्लेस किया। तो इस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट में एच और ई सिर्फ आना चाहिए। इसको करने का मकसद सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है आपका, कि आपको दिखाना है कि स्लैश जीरो एक्चुअल में आपके पास कैरेक्टर रेस के अंदर काम करता है किस तरह से। This is also going to help you if you get ड्राई रन के क्वेश्चंस कैरेक्टर अरेज के केस के अंदर। सो हम हेलो लिखते हैं एंड देखिए हमारे पास एच और ई प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने जो एल है उसकी जगह स्लैश जीरो रख दिया। हमने कंपाइलर थिंग्स के अनुसार हमारे पास स्लैश जीरो आ गया तो डेटा खत्म हो गया। तो डेटा तो नहीं खत्म हुआ, डेटा आगे पड़ा हुआ है, लेकिन स्लैश जीरो उसके लिए एंडिंग मार्कर है कि अब यहाँ पे हमारे पास मजीद कोई भी चीज़ आगे डेटा नहीं पड़ा, मैंने उसको प्रिंट नहीं करना। तो वो सिर्फ एक निशानी के तौर पे स्लैश जीरो को वहाँ पे रखा जाता है। तो नाउ आई होप कि स्लैश जीरो का जो सा जो नल टर्मिनेटिंग वाली जो एग्जांपल है वो आपको अब क्लियर होगी कि कैरेक्टर रेज में क्यों नल टर्मिनेटर को रखने की ज़रूरत पड़ी। और ये जो मैंने मॉडिफिकेशंस की हैं, दिस वाज जस्ट टू शो यू कि वाकई में वो स्लैश जीरो तक ही प्रिंटिंग कर रहा है। तो टू रिवाइज दिस, स्लैश जीरो आपके पास कैरेक्टर रेज में, चूंकि आपके पास ऐसे ऑपरेशंस अलाउड हैं कि आप पूरी एरे को सिर्फ नाम लिख के सी आउट कर सकते हो, आपको इंडेक्स नहीं बता रहे हो। तो उसको जानना है कि मुझे क्या हर मरतबा पूरी एरे प्रिंट करनी है? हर मरतबा तो नहीं करनी। मैंने 100 साइज की एरे बनाई, डेटा सिर्फ मैंने 5 का रखा, तो बकिया 95 पे 95 पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो जब ये चीज़ अलाउ की तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ये निशानी रखने की ज़रूरत है कि कहाँ डेटा ख़त्म हो रहा है, कहाँ तक हमने प्रिंट करना है। बाकी 95 कैरेक्टर हमारे केस में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जब आप ऐसे एग्रीगेट ऑपरेशन करोगे, सिर्फ तब मैंने आपको कब बताया कि स्लैश जीरो कब कब आएगा, या तो आप जो सा उसको स्ट्रिंग लेटर से इनिशियलाइज करो कोटेशन मार्क्स के अंदर, या फिर आप सीन करो तो फिर वो स्लैश जीरो रखेगा। अभी तक हमने सिर्फ ये दो कंडीशन देखी है, उसके अलावा खुद से वहाँ पे स्लैश जीरो किसी भी कैरेक्टर रे के अंदर नहीं आता। ये ऑपरेशन आप करते हैं तो वो डेटा एक जगह तक रखता है और उसके आगे जो सा वो स्लैश जीरो को आगे लिख देता होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैश जीरो और नल टर्मिनेटर्स आपके पास कैरेक्टर रेस के केस के अंदर। तो आई एम गोइंग टू erase this. Yes. सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक और इशू है। वो इशू क्या है कि वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल फ्रॉम अ यूज़र और अपनी एरे के अंदर। तो ये तो हम करके देख चुके होंगे, लेकिन इसके अंदर देयर इज़ अ स्लाइट प्रॉब्लम। सो इफ़ यू रिमेंबर, तो आपके पास कंसोल में इनपुट कब तक चलता है? कंसोल में आपके पास इनपुट चलता है कि आप इनपुट लेते हो और आपके पास जब तक स्पेस नहीं मिलती, इनपुट उठाकर वो स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ही स्पेस मिलेगी तो फिर जो सा आपके पास डेटा इनपुट में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट हेलो वर्ल्ड एंड नाउ मैं यहाँ पे सीन चल रहा है मेरे पास, मैं एंटर हिट करूँगा तो पूरा हेलो वर्ल्ड नहीं जाएगा। जो आपके पास सीन का बिहेवियर है दैट इज के जो सा वो स्पेस तक डेटा लेता है, तो वो हेलो लेगा और उसको स्टोर कर देगा, और जो वर्ल्ड है वो मेरी कैरेक्टर रे के अंदर स्टोर नहीं होगा, ये मेरे पास स्टोर नहीं हुआ। दिस इज प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम टू आपके पास क्या है कि जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और मैंने एंटर अभी हिट किया, तो हेलो वर्ल्ड पूरे का पूरा मेरे बफर के अंदर चला गया, और बफर के अंदर मेरे पास अभी भी स्टोर्ड पड़ा हुआ है। जो मेरा वर्ल्ड है ना, वो मेरे पास स्टोर्ड पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो एक और चीज़ हम करके देखते हैं। मैं एक और कैरेक्टर रे बनाता हूँ, कैरेक्टर रे 250 साइज़ की। ये डजंट मैटर के साइज़ की बना रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सी, उसने मेरे से कुछ इनपुट भी नहीं मांगा दोबारा। हालांकि मैंने लाइन नंबर 19 पे आप देखें, यहाँ पे मैंने दोबारा इनपुट उससे मांगा था। मैं यहाँ पे आपको इसको सी आउट करके दिखाता हूँ। सी, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि मैंने हेलो वर्ल्ड, ये जो पूरा है ये मैंने लिखा,
और सीन चला, मैंने एंटर हिट किया, ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, बफर में चला गया। बट जो सीन है ये स्पेस तक इनपुट उठा के रखता है टारगेट वेरिएबल में। तो टारगेट वेरिएबल हमारा ARR1 एरे था, उसने स्पेस तक उठाया हेलो, और वो उठा के कहाँ रख दिया, array1 के अंदर, वहाँ पे आ गया। फिर उसने बाद में ये वर्ड अभी भी स्टिल इट इज इन द बफर, एंड नाउ दैट आई ट्राई टू टेक एन इनपुट, ये लाइन नंबर 21 में यहाँ पे सीन array2 के अंदर, तो वो इट सीज के इट डिड नॉट आस्क मी कि मुझे कंसोल में कुछ लिख के दो, क्योंकि बफर में पहले से कुछ पड़ा हुआ था और वो उसने उठा कर डायरेक्टली उसमें रख दिया। और ये लाइन नंबर 22 में जब मैं सी आउट किया देखा तो वर्ड उसमें जाकर स्टोर हो चुका हुआ है। तो ये वो बिहेवियर है जो कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपके पास बफर किस तरह से एक्ट करते हैं। वो आपके पास एक इंटरमीडिएटरी आपके पास एक टेम्परेरी स्टोरेज है बिटवीन द योर टारगेट वेरिएबल एंड योर कंसोल पे जब ये हिट एंटर तो इट गोज इनटू द बफर, एंड देन बफर से जो सा है अपने सीन के बिहेवियर के मुताबिक डेटा आपके पास इनपुट में जाता है। लेट्स सी कि हेलो और वर्ल्ड जा चुका है। अगर मैं एक और तीसरी एरे में दोबारा इनपुट लूँ तो क्या अब वो इनपुट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अब उसको इनपुट मांगनी चाहिए क्योंकि जो वर्ल्ड है वो तो स्टोर हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द बफर। सो लेट्स सी, मे बी आई क्रिएट अनदर एरे, नीचे बना लेते हैं, इधर एक और एरे बना ली, array3 के नाम से कर लेते हैं और इनपुट लेते हैं। सॉरी मैंने नीचे दोबारा उसी को प्रिंट कर दिया है, तो अबाउट दिस यहाँ पे array3 करना था, array2 के साथ ही मैंने कोड चला दिया, एक मिनट बंद होने में, ये बंद हुआ। array3 में इनपुट लेनी है, array3 को ही प्रिंट करना है। See, now it is asking for an input. No, maybe. See, तो अब बफर खाली था तो अब वो इनपुट मांगने के लिए तैयार है। तो ये वो एक बिहेवियर था जिसको आप अब मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया, पहले हमने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर स्पेंड किया। वेल, वी विल नाउ क्लोज दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द बफर, बट जो हमारा जो प्राइमरी प्रॉब्लम था वो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। द प्राइमरी प्रॉब्लम वी वर फेसिंग वाज कि वी वांटेड टू टेक इनपुट्स दैट इंक्लूडेड स्पेसेस। मे बी जो सा आई वांट टू टेक द नेम ऑफ द फुल नेम ऑफ द यूजर हमारे केस के अंदर, एंड माय फुल नेम इज दिस, बट वो सिर्फ स्पेस तक ही डेटा लेता है। तो इसका हमारे पास क्या फिक्स है, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आप उस फंक्शन को आगे सकते, सीन डॉट गेट लाइन का फंक्शन है। इसके अंदर आपके पास पैरामीटर्स के अंदर क्या है, आपने अपने एरे का नाम देना है और आपने एरे का साइज प्रोवाइड करना है। इसका बिहेवियर क्या है, ये डेटा उठाएगा, कब तक डेटा उठाएगा, कंसोल में से, बफर में से, जब तक कि आपके पास या तो /n नहीं मिल जाता। वी ऑल नो कि /n क्या है, आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो जब भी आप एंटर हिट करते हो कंसोल के ऊपर, व्हेन यू हिट एंटर, तो /n ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाता है। तो या तो पहले /n मिल जाए या फिर जो सा साइज ख़त्म हो जाए, आपकी जो सी एरे का साइज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो ये दो पैरामीटर्स आपने देने हैं, एरे का नाम देना है और एरे का साइज़ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये क्या करेगा, पूरी लाइन उठाएगा इंक्लूडिंग ऑल द स्पेसेस, इट कुड बी मल्टीपल स्पेसेस एज वेल। हेलो वर्ल्ड, ओके, अदर वर्ड, सी, ऑलराइट, व्हाटएवर। अच्छा मैंने वो यही सीन ले लिया था, ये तो नहीं करना था, हमें सीन ये वाला चलाना है, गेटलाइन वाला, और फिर हम उसको प्रिंट कर लेंगे। सी, अब उसने पूरी लाइन को अपने पास यहाँ पे पिक कर लिया। So this is how we can use getLine का function to get input including spaces in character arrays। और जो सेकंड पैरामीटर है that would be the size, और उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ये है कि वो /n जब तक नहीं मिल जाता या फिर साइज एक्सीड नहीं कर जाता तो वो इनपुट्स आपके पास लेता रहेगा। साइज को मैं 10 कर देता हूँ। अब इसके अंदर कुछ मसाइल भी आपके पास हो सकते हैं, उन मसाइल की तरफ अभी हम फोकस करते हैं।
अच्छा, इसका एक थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ स्लैश एन। आप डिलिमिटर चेंज कर सकते हो। थर्ड जो कैरेक्टर है ऑप्शनल इसका जो सा है वो दैट इज़ अ डिलिमिटर। डिलिमिटर क्या है कि आपने कब जाकर उस पे इनपुट को रोकना है। आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि अगर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है ना, तो वहाँ तक सिर्फ इनपुट लो और उससे आगे इनपुट ना लो। तो ये थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो उसका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या था, स्लैश एन तक उसने करना था। लेकिन अब मैंने बोला कि यार जब तक तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ना मिल जाता या फिर साइज़ नहीं एक्सीड करता, दोनों में से जो पहले होता है, तब तक तुमने इनपुट ले लेनी है। तो अभी हम इनपुट देके देखते हैं। हेलो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, वर्ल्ड अनदर वर्ड। अब डेटा तो काफ़ी सारा दिया, लेकिन स्लैश एन कहाँ पे आने लगा, जहाँ पे मैं कर्सर है ना, अभी अभी मैं एंटर हिट करूँगा तो स्लैश एन यहाँ पे आ जाएगा। वो था उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में स्लैश एन। अब मैंने क्या किया कि डिलिमिटर अपनी मर्जी का दिया कि तुम स्लैश एन तक इनपुट ना लो, तुम स्क्वायर ब्रैकेट तक इनपुट लो, या फिर जब तक साइज़ नहीं एक्सीड कर जाता। तो साइज़ तो आगे एक्सीड कर ही रहा है क्योंकि मैंने 10 साइज़ कर दी, लेकिन साइज़ एक्सीड करने से पहले ही उसको ये मिल जाएगा आपका जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। तो लेट्स हिट एंटर और ये देखें डब्ल्यू ओ तक उसने इनपुट लिया क्योंकि मैंने जो सा उसको ओवरराइड कर दिया था। अब मैं इसको ये ऑप्शनल पैरामीटर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब साइज़ मेरे पास 10 है, मैं साइज़ 10 से ज़्यादा बड़ा इनपुट यहाँ पर देकर देखता हूँ। अनदर वर्ड। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैरेक्टर्स उसने रखे हैं अपने पास। साइज तो 10 है, 9 क्यों रखा? ये 9 कैरेक्टर्स उसने लिए और एक की जगह छोड़ी किसके लिए, स्लैश ज़ीरो के लिए। तो दिस इज हाउ गेट लाइन वर्क्स। आपके साइज -1 वो कैरेक्टर सिर्फ इनपुट ले सकता है क्योंकि वो एक कैरेक्टर की जगह रखता है किसके लिए, आपके स्लैश ज़ीरो के लिए। अब ठीक है, वर्क्स फाइन। तो हमारे तो इस साइज़ की वजह से हमारा जो सा जो कैरेक्टर अरे है वो ओवरफ्लो भी नहीं कर रहा, हमारे साइज़ से बाहर भी नहीं मामला जा रहा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे बफर के अंदर क्या गया, ये पूरा गया और स्टोर क्या हुआ, सिर्फ इतना स्टोर हुआ। तो दैट मीन्स कि ये इतनी चीज़ अभी बफर के अंदर पड़ी हुई है, और सिंस ये बफर के अंदर पड़ी हुई है तो आपकी आगे आने वाली इनपुट्स के साथ ये छेड़खानी कर सकता है, जैसे अभी पिछले एग्जांपल के अंदर उसने किया था। तो मे बी हम एक और काम करते हैं टू सी कि क्या वाकई में वो बफर के अंदर पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ। हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, इनपुट लेते हैं इंटीजर टाइप का, एंड देन we'll try to give the input again. Hello world. उसने इसमें इनपुट ली ही नहीं। क्यों इनपुट नहीं ली कि जिस टाइम पे दिस इज द थर्ड बिहेवियर ऑफ गेटलाइन। गेटलाइन में जब आपके पास साइज से एक्सीड कर जाए डेटा, जैसे ही साइज से डेटा एक्सीड करेगा तो सी इन एक फेल्ड स्टेट के अंदर चला जाएगा। ये बात भी हमने पहले पढ़ी हुई है कि जिस टाइम पे आपके पास या तो डेटा मिसमैच होता है तब भी फेल्ड स्टेट में जाता था कि आपने इंटीजर इनपुट लेने थी लेकिन आपने स्ट्रिंग दे दी, इस तरह की चीज़। इस केस में क्या होगा कि जब आपके पास जब साइज जो दिया 10 दिया, 10 से ज़्यादा मैंने करेक्टर दिए हेलो वर्ल्ड के अंदर, 11-12 दे दिए, तो अब सीन जो है हमारा है वो एक फेल्ड स्टेट के अंदर जा चुका होगा। अगर वो फेल्ड स्टेट में जा चुका है तो वो क्या करेगा, हमें पता है कि जैसे ही जब सीन किसी फेल्ड स्टेट में होता है तो उससे आगे जितने मर्जी इनपुट्स लिखे हों उन तमाम इनपुट्स को स्किप कर देगा। तो उस फेल्ड स्टेट को फिक्स करने का हमारे पास क्या तरीका है कि आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपके पास फेल बिट जो आपके पास है ट्रू है तो दैट मीन्स कि वो फेल हो चुका हुआ। हम यहाँ पे लिख देंगे कि मे बी लिमिट एक्सीडेड CNN failed state। तो आप अभी क्या करोगे कि CN क्लियर का फंक्शन है जो क्या करता है कि वो फेल्ड स्टेट को वापस रिकवर करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, तो मैंने लिख के रखा था कि आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। I'll just explain in a bit कि what this is doing। तो फर्स्ट स्टेप वाज कि आपने सीन को फेल्ड स्टेट से निकालना है। द सेकेंड स्टेप इज कि याद करें कि हेलो वर्ल्ड के केस के अंदर कुछ डेटा तो बफर में अभी भी पड़ा हुआ है। जब मैं इसको क्लियर करूंगा तो इट विल बी रेडी टू टेक इनपुट दोबारा। लेकिन
पुरानी इनपुट तो अब बस पड़ी हुई है बफर के अंदर, मुझे नहीं वो चाहिए, जितना रखना था वो रख लिया। अब मैं कोई इंटीजर लेना चाह रहा हूँ जैसे, तो पुराना बफर है उसको खाली भी तो करना है ना, मतलब बफर में जो पुराना डेटा पड़ा है उसको खाली भी तो करना है। उसके लिए आप इग्नोर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एंड इट कम्स विद टू पैरामीटर्स। ठीक है, ये इस पैरामीटर को आप निकालें अगर, तो द पैरामीटर वी आर फोकसिंग ऑन कि आप उसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताओगे, हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू इग्नोर। सो दिस इज, ये हमारे पास न्यूमेरिक लिमिट्स की क्लास के अंदर से आ रहा है कि आपके पास स्ट्रिंग साइज में मैक्सिमम कितना पड़ा हो सकता है, वो सारे को इग्नोर करते हैं, पूरे बफर को फ्लश कर देगा, पूरे बफर में जितने कैरेक्टर्स हैं उन तमाम कैरेक्टर्स को इग्नोर करके निकाल देगा। बफर हम बेसिकली खाली करना चाह रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू टेक इनपुट दोबारा से। सो आई जस्ट प्रिंट हेयर के सी इन has now been cleared of the failed state maybe, and we'll try to see if we are able to, will be able to take input now। 10 साइज का था हमारे पास, अच्छा हम इससे ज़्यादा चलता हुए देते हैं। हेलो वर्ल्ड, limit exceeded, seed in failed state, and now it is asking for an input again। input दिया और why it asking for input again, दोबारा से क्यों दे रहा है? सी आउट है, सी इन है, अच्छा इट इज नॉट स्टॉपिंग, क्या मसला है? इनपुट की बार बार मांग रहा है, हो जाती है इसमें से। लेट्स ट्राई एंड डीबग कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ चल रही है। फेल स्टेट के अंदर था, सी आउट किया, छोड़ो से, इनपुट लिया साइज तक आपने, ठीक है, तक तो बाय डिफॉल्ट भी लेता ही है। क्लियर किया, इग्नोर किया, इनपुट लिया, सीन किया, unsure what has happened, didn't really change much। मे बी शायद मैंने गलती ये की हो कि मैंने इग्नोर के अंदर जो सेकंड पैरामीटर है कि स्लैश एन तक आपने इग्नोर करना है। हाँ, प्रॉब्ली दिस कि आपने यहाँ पे सेकंड जो पैरामीटर इसका है दैट इज़ कि आपने किस कैरेक्टर तक इग्नोर करना है। तो वी वांटेड इट टू इग्नोर या तो मैक्सिमम या फिर स्लैश एन तक, तो स्लैश एन पहले आ गया, तो अब उसने उतने जो से एलिमेंट्स इग्नोर करने, तो स्लैश एन तक इग्नोर कर रहा है। सो नाउ वी वर एबल टू सक्सेसफुली टेक इनपुट अपने ये इंटीजर के अंदर, क्योंकि हमने उसको पकड़ लिया कि फेल बिट में चला गया है और आपने उसको क्लियर किया, देन इग्नोर किया है जो बफर में कैरेक्टर्स आपके पास पड़े हुए थे, ठीक है, और नाउ इट कैन सक्सेसफुली टेक इनपुट दोबारा से। सो दिस वाज अबाउट कि आपने कैसे सीन के थ्रू इनपुट लेनी है, एंड देन अगर वो एक फेल स्टेट में चला जाएगा तो उसको रिकवर कैसे करना है, उस एरर को फिक्स किस तरह से करना है। तो आप लाजमी नहीं है कि यहाँ पे इफ बाद में लगाओ, जो सीन गेट लाइन का फंक्शन है ये आपके पास फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर आपके पास इनपुट ये एक्सीड कर जाती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसके इर्द गिर्द भी इफ लगा सकते हो। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो दैट मीन्स के ऑल इज वेल, साइज डिड नॉट एक्सीड द लिमिट, या फिर मे बी इनपुट डिड नॉट एक्सीड द साइज, या फिर लिमिट ऑफ दिस इज फाइन। एल्स में दैट मीन्स कि जौन सा आपके पास फेल्ड स्टेट में जा चुका, तो यू कुड जस्ट पुट दिस कोड यहाँ पर, गेट रिड ऑफ दिस, एंड आप इसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर कभी आपने इनपुट वैलिडेशन लगानी है एंड यू वांट टू कंफर्म, यू वांट टू इंश्योर कि आपके पास साइज से एक्सीड ना करे इनपुट, तो फिर आप इस तरह से इफ लगा के कर सकते हो। आप वो फेल्ड बिट के साथ भी कर सकते हो, बोथ फेज आर फाइन। तो इस केस के अंदर भी ये जो फंक्शन कॉल है, जो आपके पास गेट लाइन की फंक्शन कॉल है, ये आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा फॉल इज वेल, ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर आपके पास वो फेल्ड स्टेट में चला गया, और फेल्ड स्टेट में वन ऑफ द रीजन इज कि आपके पास जो साइज है वो एक्सीड आपके पास कर जाए। तो लेट्स जस्ट क्विकली टेस्ट इट
and then we'll be almost done with the default behavior of the character arrays, and then I'll show you a little bit about the function जो कि आप इसके ऊपर C++ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो. So yes, this is working. So this was pretty much it about character arrays की जो special